आज के युग में क्या SC ST OBC खतरे में है। लेकिन सारी पार्टियां धोखेबाज भी है और सारी पार्टियां गैर संवैधानिक बात भी करती हैं। जहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे। अंधविश्वास तो 24 घंटे फैलाने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, अनुद्धाचार, उनके कोई गुरु है अंधाचार जिनको हम लोग बोलते हैं, और एक प्रदीप मिश्रा, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये आडंबर पाखंड को ही तो फैलाने का काम करते हैं और अंधविश्वास को फैलाते हैं। प्रियम्बल को ही नष्ट करना चाहता है, संविधान को ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। तब धीरेन्द्र शास्त्री के इस मामले में राहुल गांधी चुप क्यों, जीतू पटवारी चुप क्यों, कमलनाथ चुप क्यों, दिग्विजय सिंह चुप क्यों? इसका जवाब कौन देगा? शेखर जी, कोई भी अगर उन पे सवाल उठाता है तो हम देखते हैं बीजेपी बीच में आ जाए। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं उमंग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी से कोर कमेटी के सदस्य और DPSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दामोदर यादव जी। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अमन जी। दामोदर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री नाम की, जो कि देश नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं अपनी कथाओं के लिए, अपना जो पर्ची वाला जो उनका चलता है उसके लिए। जहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे। तमाम बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर जो है बड़े बड़े नेता वहाँ पे पहुँचते हैं, एक तरीके से समर्थन उनको मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप उनका निरंतर हम देख रहे हैं कि विरोध में आप रहते हैं। क्या कुछ पूरी वजह? देखिए, मेरा विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी संस्थान से नहीं। मेरा विरोध उस व्यक्ति से होता है जो संविधान को तोड़ने या समाज को तोड़ने की बात करता है। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं उस भगवा चोले का, और दुरुपयोग कर रहे हैं उस कथा बाचने वाली मंच का। जब कथा वाचने वाली मंच पर बैठ के आप किसी एक धर्म के प्रति नफरत फैलाओगे, और जो बहुसंख्यक धर्म है, जिस धर्म में तुमने भी जन्म लिया है, हिंदू धर्म के हो, उस धर्म के लोगों को डराओगे, तो ये सांप्रदायिकता फैलाने की श्रेणी में आता है। उसी कथा की मंच पर बैठ के छूत अछूत की बात करते हैं, अछूताएं हमसे दूर रहो, ऐसा आपने भी वीडियो देखा होगा। इसके साथ साथ 4th स्टेज कैंसर की ठीक करने की बात करते हैं, वही लोग फिर मर जाते हैं क्योंकि वो उपचार नहीं लेते हैं। तो अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, लोगों को उपचार से दूर रखने की बात करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। जब इस तरह के काम करेंगे तो उनका विरोध तो जायज है। संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, मनुविधान को लागू करने की बात करते हैं, जब ऐसी बात कोई करेगा तो उसका विरोध होना चाहिए, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। सर, अगर बात की जाए, क्या धीरेन्द्र शास्त्री अब बाबा से ज्यादा एक राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं आपकी नजर में? आप क्या देखते हैं? वो राजनीतिक व्यक्ति ही है और वो आडंबर पाखंड को फैला के अपना कद बड़ा करके राजनीतिक मंसूबों को पाना चाहते हैं। उनके बड़े ख्वाब हैं, जहां तक मुझे लगता है, इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन उनको देख के समझ में आता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक मठाधीश मुख्यमंत्री बन जाता है, तो ऐसे ही ख्वाब मध्य प्रदेश के लिए हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने पाल रखे हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ वो ख्वाब ही रहेंगे। कोई गैर संवैधानिक आदमी और कोई मनुवादी आदमी इस कुर्सी पे अब नहीं बैठेगा। इस तरह के जो आयोजन वो करते हैं, क्या अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम हो रहा है? 100%। ना सिर्फ अंधविश्वास, तो 24 घंटे फैलाने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, अनुद्धाचार, उनके कोई गुरु है अंधाचार जिनको हम लोग बोलते हैं, और एक प्रदीप मिश्रा, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये आडंबर पाखंड को ही तो फैलाने का काम करते हैं और अंधविश्वास को फैलाते हैं। और अंधविश्वास को फैला के शिक्षा से दूर करेंगे, कहेंगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम तो बेलपत्र से पास हो जाओगे। गंभीर बीमारियों में कहोगे विभूति लेके चले जाओ यहाँ मंदिर से, ऐसे ही तुम ठीक हो जाओगे, दवाइयों की जरूरत नहीं है। ये इसके साथ साथ हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने का काम करेंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे। ये सारे ऐसे गंभीर घटनाएं हैं जिसको लेके हम लोगों ने पुलिस से कंप्लेंट की है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री का जो ट्रस्ट चलता है उसमें चंदे को लेकर जो है एक तरीके से बात होती है कि जो है पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो क्या ये जनता के सामने आना चाहिए? क्या निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, जितने भी इस तरह के ट्रस्ट चलते हैं सब जनता के सामने आना चाहिए और पारदर्शिता रहना चाहिए। ये पता चलना चाहिए कितना पैसा कहाँ से आया, नहीं तो ये पता चलेगा ये नंबर 2 के काम भी साथ में करते रहेंगे। सर, क्या लगता है अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो मंच है जहां वो जो कथा के लिए जाते हैं, एक तरीके से राजनीति भी बीच में ले आते हैं? अगर अभी दिल्ली में गए थे जहां पे आपको भी उन्होंने तमाम उल्टी सीधी बातें कही, तो उस पर आपका क्या? तो वो मेरी ठटरी मार रहा था, मुझे गालियां दे रहा था। 28 साल का लड़का, मुझसे उम्र में 12, 15, 20 साल छोटा है, फिर भी वो इस तरह की बात कर रहा था। ये बदतमीजी है। मैं जब चाहूँ तब धीरेन्द्र शास्त्री पे खुद को जान से मारने की धमकी का केस कायम करवा सकता हूँ। मैं पुलिस को ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए मुद्दा मेरा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा इस देश का, इस समाज का, इस संविधान का है। सबसे पहले इस देश को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है उसके तहत धीरेन्द्र पे कार्रवाई होना चाहिए।
वो सोचते हैं कि राजनीतिक संरक्षण में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि उनके राजनीतिक आकाओं से अगर कोई बड़ा है तो बाबा साहब है, इस देश का संविधान। सर अगर अभी हम देख रहे हैं कि आपने जो है उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की और पुलिस कमिश्नर भोपाल जो है उनसे भी आप मिले, तो क्या पूरा मामला रहा? मेरा प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था। मैं तो नॉर्मली कब जाता हूँ अधिकारियों से मिलने, तो DGP से भी मिले और DGP के साथ साथ पुलिस कमिश्नर भोपाल से मिले, और जो शिकायत दी वो बिल्कुल बाकायदा शिकायत दी है प्रमाण के सहित, और वो प्रमाण भी वो नहीं झुठला सकते क्योंकि उन्हीं के YouTube चैनल पे उन्होंने अपलोड करवा रखे हैं, जिसमें वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, छुआछूत फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, रोग उपचार के लिए लोगों को चमत्कार के टोने के भरोसे रखने की बात कर रहे हैं। ये सारे अपराध की श्रेणी में आती है। धारा 196, धारा 197, धारा 272 सहित ढेर सारी धाराएं धीरेन शास्त्री पर लगे। पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि वीडियो की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नहीं करती है तो 1 हफ्ते के अंदर हम हाईकोर्ट जाएंगे। अगर हम देखते हैं आप सवाल उठाते हैं, चंद्रशेखर जी कोई भी अगर उन पे सवाल उठाता है तो हम देखते हैं बीजेपी बीच में आ जाती है। क्यों ऐसा होता है कि बीजेपी की कोई कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता बीच में? नहीं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसी से सिद्ध होता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो RSS के कार्यकर्ता है। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले धीरेन शास्त्री ने खुद ही कहा कि अगर इस देश में संघ नहीं होता, RSS नहीं होता तो इतना भी हिंदू नहीं होता, और उनके RSS के जो गुरु हैं उनको प्रणाम किया है। यही बांदा की कथा में उत्तर प्रदेश में, तो वहीं से सिद्ध, मैं पहले से ही कह रहा था ये बीजेपी का एजेंट और RSS का कार्यकर्ता है, ये सिद्ध हो जाता है। सर क्या देखते हैं आज के युग में, क्या SC ST OBC खतरे में हैं? आप क्या मानते हैं इन जो बाबा जो निरंतर जैसे रामभद्राचार्य महाराज हैं या धीरेन शास्त्री हैं? देखिए, ये जितने भी महाराज महाराज आबा बाबा हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि SC ST के लोगों को, OBC के लोगों को, जिनको ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार SC ST OBC के लोग शूद्र कहलाते हैं, और ये इनके हिसाब से हम लोग सब शूद्र हैं और शूद्र की जिंदगी ये जानवर की देना चाहते हैं। तो ये शेख चिल्ली जैसा सपना देख रहे हैं। ये भूल गए बाबा साहब अम्बेडकर भी उसी जमाने में पैदा हो गए थे, और वो तभी ये सब इंतजाम करके गए कि अब तुम्हारे आबा बाबाओं की दुकानें, आडंबर पाखंड नहीं चलेगा, उच्च जाति नीची जाति नहीं चलेगी, अब अगर चलेगा तो भारतीय संप्रदाय चलेगा जिसके तहत सब समान होंगे। कैंसर हॉस्पिटल भी चलाते हैं धीरेन शास्त्री। जो लोग ठीक नहीं हो पाते हैं या अपनी जान खो देते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? देखिए, कैंसर हॉस्पिटल दवाई उपचार के दौरान मेडिकल साइंस जब उपचार और दवाई कराता है, उसमें किसकी जिम्मेदारी है वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि एक तरफ जब 4th स्टेज कैंसर को तुम जादू टोने से ठीक करने की बात करते हो तो फिर कैंसर हॉस्पिटल की आवश्यकता क्यों है? जी। फिर तो हजारों लोगों को वहीं बिठा लो, विभूति बंटवा दो अपने मंदिर की और कह दो जाओ हनुमान जी से प्रार्थना। हेलो हनुमान जी, डियर 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 करता है ना जी, डियर हनुमान जी को भी, डियर रावण को भी। मुझे तो समझ में नहीं आता रावण और हनुमान एक ही कैसे दोस्त हो सकते हैं, मुझे तो ये भी कभी समझ में नहीं आया। तो एक बार वहीं से कर दे कि हनुमान जी इन सब का कैंसर ठीक कर दो, चलो तुम्हारे ऊपर भभूति फेंकी, ठीक हो गया। क्या जरूरत है कैंसर हॉस्पिटल चलाने की? खुद बीमार हो जाता है तो इलाज डॉक्टरों से कराएगा। तभी तो मैंने कहा कि खुद का इलाज कराने के लिए दवाइयां क्यों खा रहे हो? बुखार उतारने की दवाई क्यों खा रहे हो भाई? खा लो थोड़ा गोबर और गौमूत्र पी लो। गाय के गौमूत्र से और गोबर से ठीक हो जाना चाहिए, उसी का तो प्रचार करते हैं। सर एक बाबा और जो आम आदमी है उनके लिए क्या जो नियम या फिर कानून अलग अलग हैं? बिल्कुल कानून अलग, नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जातियों में श्रेष्ठ जिनको माना जाता रहा है उनके लिए नियम अलग, और जाति में सबसे कमजोर पक्ष जिसको माना जाता रहा है उसके लिए संविधान लागू होगा। लेकिन संविधान तो लागू होगा, RSS का प्रमुख हो चाहे बीजेपी का प्रमुख हो, चाहे इस देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, और चाहे इस देश का मजदूर और किसान क्यों ना हो, सबके लिए एक ही कानून है। ये जो शेख चिल्ली जैसे सपने देख रहे हैं उनको हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। सर आप तमाम बार कहते हैं कि हम यहाँ से यात्रा निकालेंगे, वहां से यात्रा निकालेंगे, लेकिन यात्रा आपकी निकल नहीं पाती। कहीं ना कहीं कुछ भी बीच में आ जाता है, कहीं जो पुलिस प्रशासन नहीं निकालने देता यात्रा। आपको ये सवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव से और DGP से पूछना चाहिए कि दामोदर यादव कोई आतंकवादी है क्या? दामोदर यादव कौन है जो दामोदर यादव को सार्वजनिक स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी जगह नहीं मिलने देते? तो मुझे अपने ऑफिस में बैठ के प्रेस करनी पड़ रही है। इसका जवाब तो दे कि दामोदर यादव है कौन, इसका जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन हमने तय कर लिया है कि हमें जेल भेजना है, जेल भेजो, हमें फांसी चढ़ाना है, फांसी चढ़ाओ। हम संविधान बचाने के लिए निकलेंगे, मानवता बचाने के लिए निकलेंगे, बाबा साहब के सम्मान के लिए निकलेंगे। इसीलिए
अब हमने तय किया है 27 तारीख से नागपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपको आमंत्रित करेंगे, आप सब साथी भी आए। राहुल गांधी कहते हैं कि हम SC/ST के लिए हमेशा खड़े हैं, जो है संविधान की किताब हर जगह लेके घूमते हैं, हर स्टेज पे वो संविधान की किताब दिखाते हैं, फिर भी आप उनका जो है राहुल गांधी जी इस बात का जवाब दे दें कि धीरेन्द्र शास्त्री 3 राज्यों में गैर संवैधानिक मांग को लेकर यात्रा निकाली, धीरेन्द्र ने कि नहीं निकाली, आप सबकी साक्षी हो, अभी की तो बात है पिछले महीने की। जी। तो जब वो एक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करके भारत के प्रियम्बल के संविधान के प्रियम्बल को ही नष्ट करना चाहता है, संविधान को ही नुकसान पहुंचाना चाहता है, तब धीरेन्द्र शास्त्री के इस मामले में राहुल गांधी चुप क्यों, जीतू पटवारी चुप क्यों, कमलनाथ चुप क्यों, दिग्विजय सिंह चुप क्यों? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, जब बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगती है ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर, तब कांग्रेस चुप क्यों? इसका कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। तो कितना दलित पिछड़ों की बात करते हैं, कितनी भागीदारी देते हैं। आज भी इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का असली मालिक कोई है तो दिग्विजय सिंह है, जीतू पटवारी नाम के अध्यक्ष हैं। क्या इस तरह से पिछड़े दलितों को भागीदारी देंगे? ये नौटंकी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अब जगा चुके हैं लोगों को, अब इनकी बातों में कोई नहीं आएगा। अनिल मिश्रा नाम के एक वकील हैं ग्वालियर के, उनने बाबा साहब के लिए तमाम बातें कही कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा और जो है गलत बातें उनके लिए कही। उस पर भी जो है चंद्रशेखर जी ने कदम उठाए, लेकिन फिर सामने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी आ गया। क्या लगता है कि विश्व हिंदू बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी जो है एक तरीके से सहयोग दे रहे हैं? देखो, ये सब मनुवाद से चलने वाले लोग हैं। पहले तो जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया वो इस लायक नहीं है कि उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मनुविधान और मनुवादी सोच को लागू करने वाले जो लोग हैं, इनको सबको हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। बाबा साहब जैसी महान शख्सियत जिसको पूरी दुनिया ने माना हो, उसके ऊपर उंगलियां उठाने का काम ये अखिल वकील कर रहे हैं। जो काला कोट पहन के घूम रहे हैं, मैं तो उन्हीं से पूछता हूँ, मनुविधान को पढ़ लेते, मनुस्मृति को पढ़ के वकालत कर ले तो मैं मान जाऊं। तो बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को ही पढ़ के तो वकालत करके अपनी रोजी रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता हम करवाएंगे। सर, गरीब और जो परेशान लोग हैं, एक तरीके से उनकी भावनाएं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़ी हैं, जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के हर कोने से लोग आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो क्या एक तरीके से छल है उनके साथ? 100% छल है। मैं तो ये कहता हूं मेरे भाइयों, आपके माध्यम से कहूंगा कि ये बता दो जरा, धीरेन्द्र शास्त्री जहां मंच लगाते हैं वहां लोगों की समस्याओं के बारे में तो बताते हैं, लेकिन क्या धीरेन्द्र शास्त्री ये बता सकते हैं कि उनका उपचार कितने लोगों का उनने करा दिया, भला कितने का कर दिया, समस्या कितने की दूर कर दी? ये तो कभी धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बताते। तो किसी का भला नहीं होने वाला भाइयों। आप सबसे मेरी अपील यही है कि उपचार करवाएं। मैं नहीं कहता सिर्फ एलोपैथी करवाओ, एलोपैथी करवाओ, आयुर्वेदिक करवाओ, नेचुरोपैथी करवाओ, लेकिन उपचार करवाओ। ये जादू टोनों से कोई ठीक नहीं होने वाला। ये धोखा दे रहा है, ये धोखे के कारण इस आदमी को जेल होना चाहिए, हम भेजेंगे। आगामी चुनाव की क्या तैयारी है सर 2028? बहुत जबरदस्त तैयारी है। देखिए, इस मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, 40% सत्ताधारी दल को वोट मिलता है जो वर्तमान में सत्ता में है, और विपक्ष में इसका मतलब 60% लोग हैं। जब 60% लोग को कोई अच्छा विकल्प नहीं मिलता तो वोटिंग भी कम होती है, निराश होकर घर बैठे रहते हैं। अब उन लोगों को उम्मीद की किरण हम लोगों के रूप में दिखाई दे रही है। मैं समझता हूं जैसे दिल्ली के अंदर चुनाव का परिणाम आया था, चमत्कारिक रूप से एक बहुत जल्दी तेजी के साथ एक दल खड़ा हुआ था विकल्प के रूप में, वैसे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश की जनता हमको देख रही है, और हम मध्य प्रदेश में 2028 के अंदर सरकारें बनाने का काम करेंगे। 2-3 बार आपने चुनाव भी लड़ा, धीरे धीरे करके वोट आगे बढ़ते जा रहे हैं, कभी 10,000 20,000 ऐसे करके। इस बार क्या लग रहा है, कितना वोट जो है आप? देखिए, व्यक्तिगत में इस बार की जो लड़ाई है मेरी बड़ी लड़ाई। इस बार सिर्फ मेरे विधायक बनने का विषय नहीं है, वो तो मैं बन ही जाऊंगा। अगर मैंने पिछली बार भी आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ पहले देके और उस चुनाव मैदान में कूद जाता, 16 दिन की जगह मुझे 25 दिन भी मिल गए होते तो मैं अभी भी एमएलए होता। सिर्फ 10,000 वोट से तो हार के बैठा हूँ बीजेपी से, वो भी धनबल से, बाहुबल से, सत्ता से, प्रशासन से। लेकिन वो बात नहीं है कि मैं एमएलए कैसे बनूंगा, मैं तो बन जाऊंगा, जनता मुझे बना ही देगी, क्योंकि जनता देख रही है कि अगर कोई लड़ सकता है, इनको नकेल पहना सकता है गैर संवैधानिक लोगों को, तो ये आदमी पहना सकता है। लेकिन सिर्फ मेरे बनने से काम नहीं चलेगा, हमें हमारे जैसे 50 लोग और बनाने पड़ेंगे। हम उसमें तो किसी और पार्टी से अभी तो कुछ ऑफर आया आपको चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता। पार्टियां तो रोज चाहती हैं, लेकिन सारी पार्टियां धोखेबाज भी हैं और सारी पार्टियां गैर संवैधानिक बात भी करती हैं, वादा कुछ करती हैं, जमीन पे काम कुछ करती हैं। हम उसी पार्टी में रहते हुए उस पार्टी को मजबूत करेंगे जो पार्टी हमारी विचारधारा की है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू।